सीधा स्पष्ट युद्ध सदा एक अच्छा विकल्प होता है। हम संपूर्ण भारतवर्ष के विशाल छायाचित्र पट को घेर कर खड़े उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे प्यासों का दल दाल को घूरता है। क्या करते सब? मैंने अपना बड़ा सा मुख जो खोल दिया था सभा में। मुझे भारतवर्ष का हर देश, हर राज्य देखना था। अनेक विभिन्न प्रकार की सेनाएं, पर्वतों की, वनों की, घाटियों की, ग्रामों की, छोटी बड़ी, उनके सभी विशेष सेनानी गण और विशेष रक्षा उपकरण एवं योजनाएं, उनकी कार्य प्रणालियाँ, उनकी नीतियाँ, कूटनीतियाँ, सबसे अवगत होना था मुझे। राजस्व में मुझे सही अवसर नहीं मिल पाया, परंतु जब पितामह ने संपूर्ण भरे भवन में दुर्योधन और मुझ पर क्रोध निकालते हुए कहा कि मैं लुप्त हूँ एक क्षत्रिय के रूप में, मैं कुछ भी नहीं हूँ भीम अर्जुन के समक्ष, मैं क्षत्रियता के विशाल वन में केवल एक ऐसी उस स्तर की शाख हूँ जिस स्तर तक सूर्य प्रकाश भी नहीं पहुँच पाता है, तो भला मैं कैसे शांत बैठता। रंगमंच में जिन्होंने सबकी मान्यता को मोड़कर यह कथन कहे थे कि सभी राजवंशी और अन्य शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन मेरा था, उनके समक्ष मैं लुप्त हो गया हूँ, तो मैं भला कैसे मूक हो अपने हाथ बांध कर रखता। वही सही समय भी था। मुझे अपने यज्ञ के लिए बहुत धन अर्जित करना था, तो कह दिया मैंने भी कि यदि मैं कुछ नहीं हूँ तो कुछ सिद्ध करके दिखाने के अतिरिक्त और उपयुक्त मार्ग क्या हो सकता है मेरे लिए। मैं 3 वर्षों के भीतर संपूर्ण भारतवर्ष की दिग्विजय करूँगा। हाँ, बिना कुछ अधिक विचार किए अपना बड़ा मुख तुरंत ही खोल दिया था मैंने, वह कहकर जिसे पहले कभी किसी वीर ने नहीं कहा था, परंतु मुझे करनी थी दिग्विजय। विदुर काकाश्री, दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण, उसके अन्य बंधु, माता, शोण, वृषाली और मेरे सम्मिलित विचार भी कई दिवसों तक एक प्रभावशाली योजना बनाने में लगे रहे। तो दुर्योधन ने मामाश्री शकुनी को कुछ दिवसों के लिए फिर हस्तिनापुर आने के लिए निमंत्रण भेज दिया। सामान्यतः मामाश्री मेरे सीधे निर्णय पसंद नहीं करते हैं, परंतु वे बुद्धिमान हैं और योजनाएं बनाने में निपुण। कई दिवस तो भारत के चित्र को 7 प्रहरों तक घूरते हुए ऐसे बीते कि स्वप्नों में भी वह चित्रपट और योजनाएं दिखाई दिया करती थी। फिर एक प्रातः हमारी योजना सभा के मध्य पितामह कक्ष के भीतर आए, बहुत अभिमानित और कठोर प्रवृत्ति लिए। उस क्षण उनको देखते ही बालपन में उनके स्नेह का विचार घूम गया था मुझ में। जब भी उन्हें दिखाई देता था किसी भी कार्य में लीन हो वे तुरंत ही मुस्कुराते हुए मुझे निकट बुलाते थे, और मैं उनके पास आकर उनके चरण छूता था तो प्रफुल्लित होते हुए कहते थे, अरे प्रियदर्शी, तुम्हें जो भी देख ले मुख से अमृता का वरदान निकाल देगा। यह तो नहीं ज्ञात है मुझे कि किस क्षण उन्होंने मेरा कौन सा ऐसा कोण देख लिया था कि उस कक्ष में आते समय वे मुझसे दृष्टि चुराकर सीधा उस चित्र की ओर देखने लगे थे। हम सभी शांत हो गए। वे चित्र के चारों ओर घूमते हुए बोले, लगातार इन सभी राज्यों पर आरोह करोगे, पांचाल, प्रगज्योतिष, कोसल, मगध, मिथिला। हे प्रभु, इनके शासकों को जानते हो ना? अपनी थोड़ी बुद्धिमता का प्रयोग करो वत्स, तुम्हारा आरोह तो इन पूर्वी देशों में ही ध्वस्त हो जाएगा। चेदी देश, अवंती, विदर्भ, अरे तुमने तो छोटे नगरों पर भी चिन्ह लगाए हुए हैं। ऐसी चढ़ाई असंभव। तुम्हारा स्वप्न संपन्नता की आशा से भी कोसों दूर है वसुषेण। उन्होंने अपने विश्वास के भावों से भरा दंश मुझ पर ऐसा मारा कि उन शब्दों से मैं अपने मस्तिष्क में चल रही दिवसों से बन रही सारी योजनाएं तुरंत भूल गया। इस समय उनसे बड़ा योद्धा और अनुभवी क्षत्रिय पृथ्वी लोक पर नहीं है, तो यह संभव नहीं था कि उनके वचन मेरी स्थिति जोड़कर रख पाते। मामाश्री,
उस विशाल चित्र से घूमते हुए मेरे निकट आए और उन्होंने मेरी पीठ पर अपना हाथ रखा, जो मुझे समझा रहा था कि उनकी बातों पर ध्यान न दो। पितामह क्यों वैसा व्यवहार कर रहे थे? जब पुनः द्वार तक पहुँचे तो उन्होंने पलटते हुए कहा, जब समस्याओं का निदान न हो पा रहा हो तो अंतिम विकल्प रखना एक सीधा स्पष्ट युद्ध, क्योंकि वही हर युद्ध क्षेत्र की समस्या पर बहुत प्रबल विकल्प होता है। वे कक्ष से बाहर चले गए और मैं तुरंत स्वयं पर और अधिक ग्लानि करने लगा। सही नहीं किया मैंने, मुझे थोड़ा और विचार कर लेना चाहिए था। 3 वर्ष तो इन सैकड़ों रंज की योजनाएं बनाने में ही बीत जाएंगे। मामा श्री ने मुस्कुराते हुए पहले ही अपने पग बैठक की ओर बढ़ा लिए थे। मेरी व्यथा आपको इतना आनंदित कर रही है मामा श्री? असंभव ही है यह कर्ण, परंतु तुम्हारे लिए केवल कठिन है। मुझे यह उत्तर दो, क्या तुमने कभी महाराज देवव्रत के समक्ष तुम्हारी दिग्विजय की इच्छा का बखान किया था? हाँ, उन्हें वर्षों से ज्ञात है। उस समय तो वे प्रसन्न हुए थे, किंतु पता नहीं अब क्यों उन्होंने अपना विश्वास मुझसे सरका लिया है। तुम सदा सर झुकाकर ही रहते हो उनके समक्ष, कभी उनकी आंखों में देखते ही नहीं हो। क्या तात्पर्य है आपका? वे तुमसे बहुत प्रेम करते हैं कर्ण। तुम सुयोधन और बंधुओं के साथ वन में जा जाकर पांडु पुत्रों से न लड़ते रहो और समय का औचित्य प्रयोग करो, इसीलिए उन्होंने तुम्हें अपमानित किया। आपको ऐसा क्यों लगता है? तुम कुरुसेना के सेनापति रह चुके हो कर्ण, तुमने उनका स्थान संभाला है। संभव है तुमसे अपना बल मापते मेरे भांजे भी तुम्हारी अनुपस्थिति में थोड़ा शांत बैठना सीख जाएं। उनके वचन सुनते ही दुशासन ने कहा, मामाश्री, मुझे लगा था आप इस कार्य से सहमत होंगे। तुम सबके साथ गया था मैं केवल इसलिए कि उन्हें उस तरह देखकर तुम्हें प्रसन्नता मिलेगी। किसी से लड़ने की कोई योजना नहीं थी। उन्हें तो पुनः 12 वर्षों के लिए कूटनीतियों में उलझाया जा सकता है। उसके उपरांत भी यदि लौटे तो कुछ छोटे ग्रामों को उन्हें दान कर देना। मामाश्री, आप कर्ण, हमारे बीच कई बार इस विचार पर विवाद हो चुके हैं। उन्होंने मेरे शब्द काटते हुए कहा, तुम अंग से प्रारंभ नहीं करोगे, कुरु राज्य से करोगे। उसके लिए मुझे अपनी सेना यहाँ लेकर आनी होगी, तो ले आओ। और क्या वंग देशों पर आरोह करते हुए आओगे? नहीं, परंतु भैया, वंग देशों पर बहुत ही सरलता से विजयी हो सकते हैं आप, दुर्जय ने कहा। तो उसको मामाश्री ने उत्तर दिया, नहीं दुर्जय, कर्ण बहुत उपयुक्त प्रारंभ कर रहा है। पांचाल अत्यधिक बलवान देश है और पहले उस पर कर ली गई विजय से बहुत से छोटे राजा युद्ध किए बिना ही शरण में आ जाएंगे। वह बहुत बड़ा क्षेत्र है, किंतु उन राजाओं के जैवधन लेकर ही मिथिला पर आरोह करना। तब तक तुम्हारी सेना के साथ शोण हिमालय और नेपाल के राज्यों को जीतकर पुनः तुमसे विलय कर लेगा। मिथिला पर विजय के उपरांत कौशल जाऊं, तुम मैथिल के बड़े योद्धाओं और मंत्रियों को अपने पक्ष में कर लो तो अवश्य ही अपने नेतृत्व में बाकी राजाओं को जीत सकते हो। परंतु दक्षिणी भाग से पहले पौंड्र, हम विदर्भ के उपरांत पौंड्र पर आरोह करेंगे। मैंने मामाश्री की दुविधा पर स्पष्टीकरण दिया। सुना है मद्र का भूगोल थोड़ा विकट है और महाराज शैल्य की चपलता से सावधान रहना अत्यधिक आवश्यक है। इतने में दुर्योधन उठा। उन्हें संभाल पाना तो कदाचित संभव भी है मामाश्री, परंतु इतने बड़े दल के साथ दक्षिण तक की यात्रा कितना समय ले लेगी? मुझे शंका है कि वहाँ के वन और छोटे ग्रामों का पूरा विवरण भी इस चित्रपट पर है। यह समय पर कैसे लौट पाएंगे? शोण, शैल्य से युद्ध के उपरांत तुम एक ऐसा प्रस्ताव लेकर इस अरण्य के पार जाओगे जिसे वहाँ के नरेश मना ना कर पाएं। कैसा प्रस्ताव? दुशासन ने तुरंत ही पूछा, पर मैं मामाश्री का तात्पर्य समझ गया था। वे सभी राजा यदि साथ ही युद्ध करें तो उनके पराजित होने पर हम उनसे सम्मिलित कर ही लेंगे, और वे विजयी रहे
तो अपने युद्ध का अर्जित किया हुआ सारा धन उन्हें दे देंगे। यह योजना बहुत ही उपयुक्त है मामाश्री। तुम्हारी अनुमति हो तो मैं हर राजा को यह संदेश भेज सकता हूँ कि अंगबत नहीं मामाश्री, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपसे, किसी षड्यंत्र को सम्मिलित न कीजिए। ठीक है, इस सहायता के लिए तुम मुझे अर्जित किए गए धन का एक भाग दोगे। आपको जितना बड़ा भाग चाहिए उतना अर्पण करूँगा, किंतु एक ही स्थिति में, यदि धन लेने गांधार के प्रजाजन मेरे पास आएंगे, राजनिवासी नहीं। मेरी चपलता मुझी पर काट रहे हो? अब तो आपने योजना बता दी है मुझे। उनकी हंसी से वाणियाँ निकल रही थी कि मैं भी किसी समय उत्तर दूंगा तुम्हें वत्स।